डियर लर्नर्स, आज हम करेंगे पर्सनालिटी में फ्रॉइडियन एंड नियो फ्राइडियन थ्योरीज। पर्सनालिटी साइकोलॉजी में आगे हम देखेंगे। ये बहुत पुरानी पिक्चर है। फर्स्ट जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे जे स्टैनले हॉल, ये मिडल में बैठे हैं। इनके साइड में है सिगमंड फ्रॉयड, क्योंकि फ्रॉइडियन थ्योरी हम करने वाले हैं। कार्ल यूंग जो कि राइट में बैठे हैं। एंड ये कोई कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम की, तो दीज आर कंसिडर टू बी द लीजेंड्स ऑफ साइकोलॉजी। और ये है बेंगलोर यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट है ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के 6 मई 2016, जब बर्थडे होता है सिगमंड फ्रॉयड का, तो इनकी जो ये स्टैचू था इसका अनावरण किया गया था। सो ये मैं उनके साथ हूँ। अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है डॉक्टर बैरी एंटन। साइकोडायनेमिक थ्योरीज को बेसिकली हम 3 भागों में बांटते हैं। वन इज सिगमंड फ्रॉयड साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, उसके बाद एडलर और एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रॉयड ऑस्ट्रिया के थे और उसके बाद ये जर्मनी में शिफ्ट हुए। उसके बाद ये यूके चले गए और इनका जो लास्ट में जो घर है वो यूके में है और उसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, आप इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो माइंड है, माइंड के 3 लेवल होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के 3 है। वन इज़ कॉन्शियस माइंड, जो कि अवेयर है हम प्रेजेंट के बारे में। प्री कॉन्शियस माइंड, हमें बहुत सारी चीज़ें पता है पर जब तक हम थोड़ा सा उस पर जोर ना लगाए, जब तक हमसे वो चीज़ें ना पूछी जाए, तो वो प्री कॉन्शियस माइंड में होते हैं, हमारी मेमोरी में होती है वो चीज़ें। एंड अनकॉन्शियस माइंड, जो चीज़ें हम सप्रेस कर देते हैं अपने इमोशंस को, नेगेटिव चीज़ों को, जो कि हम प्री कॉन्शियस या फिर कॉन्शियस माइंड में नहीं लेके आ सकते, दैट इज़ अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में सबसे पहले इड होता है। जो इड होता है उसमें प्लेजर प्रिंसिपल की बात करते हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। सो ये हर एक की पर्सनैलिटी में होता है। दूसरा है ईगो, जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इंस्टिंक्चुअल नीड। लास्ट है सुपर ईगो, जो कि मोरालिटी और मॉरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है और जो इड और ईगो को बताता है कि ग्रेटिफिकेशन इज एथिकल, इट शुड बी एथिकल। तो इन्होंने आइसबर्ग मॉडल के नाम से भी ये जाना जाता है। आइसबर्ग जो होता है उसका 70% हिस्सा डूबा होता है पानी के अंदर, मतलब हमारा मैक्सिमम जो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है वो अनकॉन्शियस माइंड में होता है। और सुपर ईगो तीनों लेवल पे काम करता है, कॉन्शियस लेवल पे, प्री कॉन्शियस पे और अनकॉन्शियस पे। जो इड होता है हमारा, जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, वो सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड में ही होता है। और ईगो हमारा जो होता है वो प्री कॉन्शियस माइंड पे और कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। सिगमंड फ्रॉयड की 1900 में एक बुक पब्लिश हुई थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है ये, इट्स ए मास्टरपीस। ही वॉज ए न्यूरोलॉजिस्ट बेसिकली, लेकिन ब्रूनर से सीखते सीखते ही इज़ इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी और उन्होंने पूरा साइकोलॉजी का एक स्कूल ऑफ थॉट ही स्टार्ट कर दिया। यहाँ आप समझेंगे इड क्या होता है। इड कहते हैं मुझे बस अभी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इनेट डिज़ायर। प्लेजर सीकिंग होता है, एग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और सेक्सुअल इम्पल्सिस बहुत ज़्यादा होती है। सुपर ईगो मॉरल एथिकल वैल्यूज़ की बात करता है इसमें, इसको पेरेंटल भी बोलते हैं। दूसरा है लास्ट में ईगो, मैच्योर बिहेवियर, एडेप्टिव और बिहेवियर की बात करता है। अब फॉर एग्जांपल किसी इंसान को रास्ते में कुछ भी ऐसे, फॉर एग्जांपल आपको एक गोल्ड का कॉइन मिल जाता है, तो इड कहता है, पर एक इंसान की पर्सनैलिटी में सबसे पहले इड कहता है हाँ मुझे तो ये चाहिए, मैं तो इसको ले लूँगा। ईगो कहता है नो, क्या पता इसके पीछे कुछ मतलब कुछ ऐसा सोच समझ के वो डिसीजन लेने की बात करते हैं। सुपर ईगो कहते हैं हमारा मॉरल प्रिंसिपल्स कि हमें दूसरों की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, हमें इसको किसी न किसी को रिटर्न कर देना है, पुलिस को दो या किसी को भी दो। तो इस तरह से इड, ईगो, सुपर ईगो हमारी पर्सनैलिटी में काम करते हैं। इसके बाद आते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईगो का संबंध होता है रियलिटी के साथ। तो जो रियलिटी है उसको डिस्टोर्ट किया जाता है, कई बार हम चीज़ों को एज इट इज़ नहीं समझ पाते, तो ये इस तरह से डिफेंड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फ़ोन आता है कि आपके फैमिली के किसी क्लोज मेंबर की डेथ हो गई है, तो सबसे पहले जो इंसान है उसके मुंह से निकलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हिंदी फिल्मों में भी आपने देखा होगा। तो ये डिनायल बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डिनायल। डिनायल इज़ वन काइंड ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ भी कुछ एग्जांपल्स है। फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में बॉस इज पुटिंग एग्रेशन ऑन द एम्प्लॉय। जो बॉस है वो चिल्ला रही है अपने
एम्प्लॉय पे, और जो एम्प्लॉय है वो घर जाके अपने पत्नी और बच्चों पे चिल्लाता है। इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक आदमी अपना गुस्सा दूसरों पे निकालता है। रिप्रेशन, अब इसमें दूसरे पिक्चर में दिखाया गया है रिप्रेस करना। अपने ऊपर हुए अत्याचारों को एक इंसान किसी से शेयर नहीं कर पाता तो वो रिप्रेस करता है, तो दैट इज़ रिप्रेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में होता है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कई बार वो उस एनर्जी को पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव वे उसमें यूज़ करता है। अब एग्रेशन तो स्पोर्ट्स पर्सन में भी होता है और क्रिमिनल में भी होता है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी एनर्जी को सब्लिमेट करते हैं एंड वो सब्लिमेशन के थ्रू रियलिटी को डिस्टोर्ट करके उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करते हैं। रिग्रेशन, रिग्रेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल ये है, कुछ लोग इमेच्योर बिहेवियर शो करते हैं, जैसे ये आदमी बच्चों की तरह रो रहा है, तो इसको रिग्रेस कर जाना बोलते हैं कि प्रेजेंट में अगर चीज़ें ठीक ना हो तो एक इंसान अपने बचपन में जाना चाहता है और वो रिग्रेस करता है। तो इमेच्योर बिहेवियर करते हुए आपको बहुत लोग दिख जाते हैं, ओल्ड एज में खासकर ये होता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, सबसे पहले ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इंसान यूज़ क्यों करते हैं? इट इज़ द वे ऑफ रिड्यूसिंग एंग्जाइटी बाय डिस्टोर्टिंग रियलिटी। रिप्रेशन मैंने आपको बता ही दिया। रिप्रेशन क्या होता है? अनकॉन्शियसली हम डिस्टर्बिंग थॉट्स को अनकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एग्रेसिव थॉट्स अबाउट द सेम सेक्स पेरेंट आर रिप्रेस्ड। डिनायल, डिनायल मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी का फ़ोन आता है और किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं है। जैसे इसमें दिया एग्जांपल, स्मोकर में रिफ्यूज़ टू एडमिट टू देमसेल्व्स दैट स्मोकिंग इज़ बैड फॉर देयर हेल्थ। स्मोकर कभी एडमिट नहीं करता कि ये उनकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में होता है अपनी गलती को दूसरे पे थोपना। यू कैन से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, प्रोजेक्ट करना दूसरे पे। दिस इन्वॉल्व इंडिविजुअल एट्रीब्यूटिंग देयर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, गलती किसी की और डालना किसी और पे। डिस्प्लेसमेंट, ऑलरेडी टोल्ड यू। सेटिस्फाइंग एंड, जैसे एग्रेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है दूसरों पे, और कई बार ऑब्जेक्ट्स पे भी करते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब जो आपको, ऐसे लोगों पे आप हमेशा डिस्प्लेस करते हो एंगर, जो कि आपको पलट के जवाब नहीं देते, कि जैसे कई बार टीचर्स बच्चों पे गुस्सा निकाल देते हैं। रिग्रेशन भी मैंने आपको बता दिया पिछले एग्जाम्पल में कि बच्चों की तरह रोना। सब्लिमेशन, एग्रेशन को कंस्ट्रक्टिव वे में, एक्सेप्टेबल वे में यूज़ करना। स्पोर्ट्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। इन्होंने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस भी बताई थी सिगमंड फ्रॉयड ने। फर्स्ट इज़ ओरल स्टेज, ये मतलब जन्म से लेके 1 साल तक होती है। और चिल्ड्रन डिराइव प्लेजर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज़, इसमें वो सिर्फ अपने, उनका जो मेन जो प्लेजर एरिया होता है वो माउथ होता है, हर चीज़ को वो मुंह में देने की कोशिश करते हैं। सकिंग एंड टेस्टिंग इज़ द फर्स्ट प्लेजर ऑफ द इंडिविजुअल। एनल स्टेज 2 से 3 साल के बच्चों में ये होता है। और चिल्ड्रन बिगिन पॉटी ट्रेनिंग, और कई बच्चे तो इस टाइम पे ये भी देखा गया है कि अपना जो टॉयलेट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो आगे जाके इंट्रोवर्ट भी बनते हैं। फैलिक स्टेज ये होती है 3 से 6 साल तक के बच्चों में। एंड बॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपनी मदर के साथ, और गर्ल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है अपने फादर के साथ। लेटेंसी स्टेज 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक होती है। और बच्चे जो होते हैं वो अपने ही सेम सेक्स के पीयर्स के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। लड़के लड़कों के साथ ज़्यादा रहते हैं और लड़कियाँ लड़कियों के साथ ही ग्रुप बनाती है। जेनिटल स्टेज बियॉन्ड प्यूबर्टी के बाद इंडिविजुअल जो अपोजिट सेक्स है उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे फिक्सेशन की हम बात करेंगे। फिक्सेशन फैलिक स्टेज में होती है, ये हमेशा याद रखिए, इस पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं कि फिक्सेशन क्या होती है। एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर अच्छे से ना जा पाना, दिस इज कॉलिंग फिक्सेशन। फेलियर ऑफ ए चाइल्ड टू पास सक्सेसफुली थ्रू अ स्टेज लीड्स टू फिक्सेशन to that stage. In this situation the child's development gets arrested at an earlier stage. किसी भी स्टेज पे वो रुक जाती है। जैसे ओरल फिक्सेशन, अगर ओरल सेटिस्फेक्शन बच्चे का पूरा नहीं होता है बचपन में, जैसे कि अगर कोई अपनी ऐसा माना जाता है, सिगमंड फ्रॉयड मानते थे कि अगर उसका ओरल सेटिस्फेक्शन बचपन में पूरा नहीं हुआ है तो स्मोकिंग की हैबिट हो सकती है फ्यूचर में जाके, या फिर गम च्यूइंग, या फिर च्यूइंग गम खाने की ज़्यादा आदत हो जाए, या फिर नेल बाइटिंग की ज़्यादा। एनल फिक्सेशन में अगर किसी की टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत अच्छे से नहीं हुई है तो वो चीज़ों को ऑर्डर में लगाने की कोशिश करता है, एक सीक्वेंस के पीछे पड़ जाते कि एक ही सीक्वेंस में रहना है। ऑब्सेसिवनेस,
ऑब्सेशन होना किसी एक चीज़ से, बार बार चेक करना किसी चीज़ को, या साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, चेकिंग बिहेवियर आ जाता है इसमें। रिजिडिटी, एकदम रिजिड हो जाना, दूसरे की बात बिल्कुल ना सुनना। फैलिक फिक्सेशन में होता है वैनिटी, वैनिटी मीन्स अपना ही मेकअप पे ज़्यादा ध्यान देना, सारा दिन अपने आप को ही देखना। एग्जिबिशनिज्म, एग्जिबिशनिज्म में हो जाएगा अपने मतलब कम से कम कपड़े पहनना और एग्जिबिट करना अपनी बॉडी को ज़्यादा। लास्ट में फैलिक स्टेज की वजह से प्राइड दिखाना, दे फील प्राइड, दिखावा करना ज़्यादा, अचीवमेंट है बट अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा दिखावे की तरफ ले जाना। ए चाइल्ड हु डज नॉट पास थ्रूली सक्सेसफुली थ्रू द फैलिक स्टेज, इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो सकता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ऑडिपल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लड़कों में होता है। फील होस्टाइल टुवार्ड्स द पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स, दिस फेल्योर मे हैव सीरियस कंसिक्वेंसेज फॉर द चाइल्ड्स लाइफ। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इज ए वे ऑफ रिड्यूसिंग एंग्जाइटी बाय डिस्टोर्टिंग रियलिटी। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है लड़कों में जो कि माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं फैलिक स्टेज में और अपने फादर से नफरत करते हैं। सेम होता है डॉटर के साथ, जो लड़कियाँ होती है वो ज़्यादा अटैच्ड होती है फादर के साथ बट वो अपनी मदर से ज़्यादा प्यार नहीं करती है। पोस्ट फ्राइडियन अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? फ्रॉइड के बाद उन्हीं के कुछ स्टूडेंट्स थे, डिसिपल थे, उनके कलीग्स थे जिन्होंने और भी डिफरेंट, मतलब उसके बाद फ्रॉइड के बाद साइकोडायनेमिक्स उसमें ही आती है ये लोग भी। फ्रॉइड्स एम्फेसिस ऑन सेक्सुअल अर्ज एज ए प्राइमरी मोटिवेटर। फ्रॉइड ने जितना भी एक्सप्लेनेशन किया सारा का सारा जो सेक्सुअल अर्जेस है जिनके बारे में लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते उनके बारे में किया। फ्रॉइड का नेगेटिव व्यू था ह्यूमन नेचर के बारे में। एंड फ्रॉइड्स लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। फ्रॉइड ने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी में, जैसे सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस का। कार्ल यूंग, एनालिटिकल साइकोलॉजी, कार्ल यूंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी की थ्योरी दी है। कैरन होर्नाए, ऑप्टिमिस्टिक व्यू था इनका। एल्फ्रेड एडलर, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। एरिच फ्रॉम, ही इज पॉइनियर ऑफ द पॉलिटिकल साइकोलॉजी। एरिक एरिक्सन, सोशल रिलेशनशिप्स की बात की इन्होंने। कैरन होर्नाए, फर्स्ट विमेन ट्रेंड इन साइको एनालिसिस एंड शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज फ्रॉइड्स डिपिक्शन ऑफ विमेन एज इन्फीरियर टू मैन। एक्चुअली इनका जो व्यू था वो ये मानते थे कि सिगमंड फ्रॉइड ने विमेन को बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर माना है पूरी के पूरे उसमें अपने थ्योरी में। एंड शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू द ह्यूमन लाइफ, वो एम्फेसिस देती थी कि जो ह्यूमन ग्रोथ है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हम बात करें हायर ऑर्डर नीड की किसी भी इंसान की लाइफ में, नो वन इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर इन मेल एंड फीमेल। इनकी बेसिक अजम्पशन थी कि ना तो कोई सुपीरियर है ना कोई इन्फीरियर है। ये कहते हैं कि जो डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है चाइल्डहुड के दौरान, तो जो पेरेंट्स का बिहेवियर होता है किसी भी बच्चे के लिए, अगर वो इंडिफरेंट है, डिस्करेजिंग है, तो बच्चा इनसिक्योर फील करता है और उसमें बेसिक एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, पेरेंट्स बिहेवियर अगर नेग्लेक्ट है, बच्चों को इग्नोर करते हैं, इनडिफरेंट है, डिस्करेजिंग है, अब डिसअप्रूवल है, उनकी बात ही नहीं मानते, या बहुत ज़्यादा अप्रूवल है, जो मन करे वो करो, तो बच्चों को कैसी फीलिंग आती है? बच्चे इनसिक्योर, उनकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी? दे फील इनसिक्योर, इरिटेट होंगे, आइसोलेट हो जाएंगे और डिपेंडेंट होंगे फैमिली के ऊपर, हेल्पलेस, और कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। रिजल्ट क्या होगा? उनके अंदर बेसिक एंग्जाइटी आ जाएगी और अपने ही पेरेंट्स के बारे में बाद में ये भी सोच सकते कि इन्होंने तो हमें कुछ सिखाया ही नहीं, तो हॉस्टाइलिटी टू द पेरेंट्स। कार्ल यूंग, ह्यूमन बीइंग गाइडेड एज मच बाय एम्स एंड एस्पिरेशन। ये मानते थे कि जो इंसान है वो अपने एम्स और एस्पिरेशन के थ्रू काम करना चाहता है। पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कंपीटिंग फोर्सेज एंड स्ट्रक्चर्स विद इन द इंडिविजुअल दैट मस्ट बी बैलेंस्ड, नॉट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये कहते थे कि जो पर्सनैलिटी में फोर्स होती है वो कि इंडिविजुअल के अंदर ही बैलेंस होनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था ये, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कि जो हमारे पूर्वजों की तरफ से हमें आर्केटाइप्स मिले हैं, जो इमेजेस हमारे दिमाग में है शुरू से ही, दीज आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड, ये इंसान एक्वायर नहीं करता है, ये इनहेरिटेड होती है, ये हमारे अंदर जन्म से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ द गॉड और द मदर अर्थ इज ए गुड एग्जाम्पल। दे आर फाउंड इन मिथ, ड्रीम्स एंड आर्ट ऑफ द मैनकाइंड।
ये चीज़ें हमारे मिथ में, ड्रीम्स में और आर्ट ऑफ मैनकाइंड में दिखाई देती है। इनको एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही हमारे अंदर होती है। परसोना वर्ड भी कार्ल युंग ने यूज़ किया था। परसोना होता है मतलब पर्सनैलिटी क्या होती है, हमारे जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो, और उसमें हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इन दोनों से मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनती है। आर्केटाइप्स के एग्जाम्पल द मदर, बर्थ, डेथ, रीबर्थ। हम इन घटनाओं को बहुत नॉर्मल नहीं मानते हैं। किसी भी सोसाइटी में, रिलीजन में, किसी भी कंट्री में जन्म जो होता है उसको एक स्पेशल इवेंट के रूप में देखा जाता है, और डेथ को भी एक स्पेशल किसी के इंसान के जाने को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल टच के साथ देखा जाता है। रीबर्थ में विश्वास करना। एनिमा, एनिमस, पावर की अगर हम बात करें, हीरो एंड द चाइल्ड, इन सब चीज़ों के लिए स्पेशल अटेंशन होती है किसी भी जगह। एक आर्केटाइप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनिमा एंड एनिमस। ये इन्होंने यिन यांग का साइन यूज़ किया था। एनिमा जो होता है पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ऑल फेमिनिन साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज विद इन ए मैन। एक आदमी में जो औरतों जैसी थोड़ी बहुत जो क्वालिटीज़ होती है, ये मानते थे कि हर इंसान में, चाहे वो आदमी या औरत है, उसमें आदमी और औरत दोनों की जो एक स्पेसिफिक जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों में होती है। सो जो एक आदमी के अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ होती है, इसको हम एनिमा के नाम से जानते हैं, जो कि एक इंसान में अनकॉन्शियसली होती है किसी भी आदमी में। और एनिमस होती है किसी भी विमेन में मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक, जो कि अनकॉन्शियसली उनके अंदर ही होती है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई में अगर मस्कुलिन आर्केटाइप की देखो तो एनिमस का एग्जाम्पल है वो। एल्फ्रेड एडलर, इंडिविजुअल साइकोलॉजी इन्होंने दिया था, एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट की इन्होंने बात की थी। इनकी बेसिक अजम्पशन थी, ह्यूमन बिहेवियर इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। ईच वन ऑफ अस हैज़ द कैपेसिटी टू चूज एंड क्रिएट गोल्स। वो मानते थे कि हर इंसान अपने लिए एक गोल चूज कर सकता है, और गोल डायरेक्टेड ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। पर्सनल गोल्स आर द सोर्सेज ऑफ आवर मोटिवेशन, सिक्योरिटी एंड हेल्प अस टू ओवरकमिंग द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आर इम्पोर्टेंट इन आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इन्होंने बात की थी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की। एडलर का व्यू था, एवरी इंडिविजुअल सफ़र्स फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड गिल्ट। ये ऑस्ट्रिया से थे, और इनकी लाइफ में एक ये भी था कि इनकी डेथ हुई थी किसी और कंट्री में, और इनकी जो डेथ के बाद एशेज थी वो बहुत सालों बाद इनकी फैमिली तक पहुंचाई गई थी। विच अराइज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विच अराइज फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसी भी इंसान में आ जाता है, और ओवरकमिंग करना इससे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से तभी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इन्होंने बर्थ ऑर्डर के बारे में भी बताया था कि इंसान की पर्सनैलिटी पे बर्थ ऑर्डर का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे फर्स्ट बोर्न चाइल्ड कैसे होते हैं, जो घर में सबसे बड़ा बच्चा होता है वो परफेक्शनिस्ट होगा, अचीवर होगा, लीडर होगा, थोड़ा बॉसी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, मोटिवेटेड होगा, कंसाइंस उसका ज़्यादा होगा, कंट्रोलिंग होगा, कोशियस एंड रिलायबल भी होगा। मिडल बोर्न होते हैं अडेप्टेबल, इंडिपेंडेंट, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, गो बिटवीन, पीपल प्लीजर, कैन बी रिबेलियस, क्रांतिकारी भी हो जाते हैं, फील्स लेफ्ट आउट, पीस मेकर भी होते हैं, सोशल होते हैं थोड़े से। लास्ट बोर्न चाइल्ड जो होता है वो सोशल होता है, चार्मिंग होता है, आउटगोइंग होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड होता है, मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, अटेंशन चाहिए उसको, क्योंकि सबसे छोटे को अटेंशन ज़्यादा भी मिलती है इसलिए भी वो अटेंशन सीकिंग होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है और फन में ज़्यादा विश्वास करता है। द ओनली चाइल्ड, यहाँ सिंगल चाइल्ड की बात करेंगे। कॉन्फिडेंट होते हैं, कंसाइंस बहुत ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, सेंटर फॉर अटेंशन भी होता है इनमें, मैच्योर हो जाते हैं अपनी एज से जल्दी, अप्रूवल चाहिए दूसरों का, सेंसिटिव होते हैं, लीडर होते हैं, बट कई बार इनमें बचपन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ये शेयर जल्दी नहीं कर पाते। एरिच फ्रोम, ही इज ए जर्मन सोशल साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने PhD सोशियोलॉजी में की थी। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है आर्ट ऑफ लविंग, वेरी फेमस बुक। सोशल ओरिएंटेशन इनका कैसा था एरिच फ्रोम का? ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स हु कुड बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद अदर्स। वो कहते हैं कि हर इंसान मैन इज ए सोशल एनिमल, तो वाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ वन पर्सन विद द अनदर पर्सन। Psychological qualities such as growth and realization of potentials resulted from a desire for freedom। एक और इन्होंने बुक लिखी थी Escape from Freedom, जो कि फ्रीडम बड़ी फेमस हुई थी UK में, एंड स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ। तो हर इंसान जस्टिस के लिए और ट्रूथ के लिए लड़ना चाहता है, और फ्रीडम के लिए उसके अंदर बेसिक नीड होती है फ्री होने की। फ्रॉम
होल्ड्स दैट कैरेक्टर ट्रेट, जो पर्सनैलिटी होती है, डेवलप फ्रॉम अवर एक्सपीरियंसिस विद अनदर इंडिविजुअल, वाइल कल्चर इज शेप्ड बाय द मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए गिवन सोसाइटी। वो मानते थे कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। पीपल्स डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट्स इन ए गिवन सोसाइटी वर्क एज फोर्सेज इन शेपिंग द सोशल प्रोसेसेस एंड द कल्चर इटसेल्फ. His work recognizes the value of positive qualities such as tenderness, kindness, and love in personality development. The Art of Loving, renowned psychoanalyst थे ये and social philosopher Erich Fromm explores love in all other aspects also, not only romantic love, steeped in false conception and expectations, but also brotherly love, family love, self-love, द लव ऑफ गॉड एंड द लव ऑफ पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। तो उन्होंने लव की परिभाषा ही उस समय पे बदल दी और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे ये। लव इज़ नॉट समथिंग नेचुरल, रादर इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, पेशेंस, फेथ एंड द ओवरकमिंग ऑफ नार्सिसिज्म. इट इज़ंट फीलिंग, इट्स अ प्रैक्टिस. हमेशा वो बोलते थे कि एक इंसान जो सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत असर्टिव है, वो कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता. अगर आप बच्चे और पेरेंट्स के बीच में देखें, अगर पेरेंट्स को लगता है क्योंकि आई नीड माई चाइल्ड, दैट्स वाई आई लव दैट चाइल्ड एंड आई लव दिस चाइल्ड बिकॉज आई नीड दिस चाइल्ड, तो देयर इज ए लोड्स ऑफ डिफरेंस इन ऑल दीज थिंग्स. यू गो फॉर द very good quotations by Erich Fromm and then you will find the insight about this man. Erik Erikson, search for identity. Development is viewed as a lifelong process. Ego identity is granted a central place in this process. ईगो आइडेंटिटी को ही ये पर्सनैलिटी मानते थे, क्योंकि जो इंसान अपने आप को पहचान गया वही उसकी वैसी ही पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है. स्ट्रेस ऑन रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जो रैशनल होता है, कॉन्शियस ईगो प्रोसेस होता है, हमारा ईगो डेवलपमेंट होता है, रियलिटी एनालिसिस होता है, वही मेन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है. आइडेंटिटी क्राइसिस. यंग पीपल मस्ट जनरेट फॉर देमसेल्व्स ए सेंट्रल पर्सपेक्टिव एंड ए डायरेक्शन दैट कैन गिव देम ए मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस. वो ये मानते थे कि एक इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाता है, वो अपने आप को पहचानना चाहता है कि वो एक्चुअली है क्या. एरिक्सन ने स्टेजेस थ्योरी दी थी जिसमें कि उन्होंने एज वाइज जो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कौन से बेसिक ट्रेट डेवलप होते हैं उस समय पर. इनफेंसी में सबसे पहले बेसिक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डेवलप होता है. आपने देखा होगा जब बच्चा 1 साल तक का बच्चा होता है उसको बस अपनी मदर पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है. एप्रिसिएशन और इंडिपेंडेंस एंड रिलेटेडनेस. ऑटोनॉमी एंड शेम. अर्ली चाइल्डहुड. 1 से 3 साल तक का बच्चा जब उसको शेम और ऑटोनॉमी की बात आती है, तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटा जाता है टॉयलेट के टाइम पे, तो वो अपना टॉयलेट कंट्रोल करना शुरू कर देता है, तो उसमें शेम आनी शुरू हो जाती है और वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता. तो रेजोल्यूशन क्या है, उसकी विल पावर वहाँ पे डेवलप होगी या नहीं होगी, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं अर्ली चाइल्डहुड के 1st ईयर टू 3rd ईयर ऑफ द डेवलपमेंट. प्ले एज 3 से 6 साल का बच्चा. इनिशिएटिव लेना और गिल्ट में रहना, तो पर्पज़, ह्यूमर, एम्पैथी, रेजिलियंस, ये सब सारे ट्रेड्स इसमें डेवलप होते हैं. स्कूल एज 6 से 12 साल में इंडस्ट्री और इन्फीरियोरिटी, ये 2 चीज़ें डेवलप होती है 6 से 12 साल में. इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी यहीं पे डेवलप होता है. अगर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से वो निकल जाता है तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है वो अपनी लाइफ को, अपने अनफुलफिल्ड होप्स को. अडोलेसेंट्स, आइडेंटिटी एंड कन्फ्यूजन. फाइडेलिटी, सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, मर्जिंग ऑफ सेंसरी, लॉजिकल एंड एस्थेटिक परसेप्शन. अर्ली अडल्टहुड, इसमें इंटीमेसी और आइसोलेशन के बारे में वो देखते हैं. इसमें लव रेजोल्यूशन है. सेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप, वैल्यूज ऑफ टेंडरनेस, काइंडनेस और लविंग फ्रीली. अडल्टहुड 26 ईयर से 64 ईयर्स तक. जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, केयर करना, अपनी फैमिली की केयर करना, बी अ वर्थफुल फॉर द सोसाइटी, केयरिंग फॉर अदर, एम्पैथी एंड कंसर्न. ओल्ड एज 65 टू डेथ. इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर, यहाँ पे विजडम डेवलप होता है एक इंसान में. एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी लेके आते हैं. ए सेंस ऑफ इंटीग्रिटी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड फिजिकल डिसइंटीग्रेशन. क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरीज. द थ्योरीज आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज. दे लैक ए रिगरस साइंटिफिक बेसिस. They use small and atypical individuals as sample for advancing generalizations. जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, जो सबसे पहला केस था सिगमंड फ्रॉइड का, उसका नाम था एना ओ
दिस इज़ हाइपोथेटिकल नेम एज पर द कॉन्फिडेंशियलिटी इशू। तो NaOK केस इस तरह की उन्होंने एक डीप केस स्टडीज़ की है जिसको कि आगे उस तरह के केस दोबारा नहीं मिलेंगे तो आप उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते। द कंसेप्ट आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सबमिट दैम टू साइंटिफिक टेस्टिंग, नहीं की जा सकती उनकी साइंटिफिक टेस्टिंग। ऑब्वियसली एवरी केस इज़ यूनिक रिलेटेड टू द unconscious mind conflict resolution. Freud has used males as the prototype of all human personality development. He overlooked female experiences and perspective. सिगमेंट फ्रॉयड ने सबसे ज़्यादा जो मेल एक्सपीरियंसेस थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी एज कम्पेयर टू द फीमेल परस्पेक्टिव। बट एट द एंड आई विल से कि जो सिगमेंट फ्रॉयड थे उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ अनमार्केबल एंड इट इज़ रियली अफेक्ट सो मैनी पीपल इन द वर्ल्ड। एंड इसके लिए जो हिप्नोथेरेपी है, हिप्नोटिज्म है, दिस इज़ वंडरफुल, ड्रीम एनालिसिस वंडरफुल टेक्निक, फ्री एसोसिएशन इज़ वंडरफुल टेक्निक, पीपल आर यूजिंग, साइको एनालिस्ट आर स्टिल एग्जिस्ट एंड दे वर प्रैक्टिसिंग। लाइक दिल्ली में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में साइको एनालिसिस के ऊपर बहुत काम होता है एंड इट इज़ वंडरफुली गोइंग। एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों को करने के लिए बिकॉज दीज पीपल आर मास्टर इन देयर फील्ड। थैंक यू वेरी मच।